नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। नगर निकाय चुनाव के लिए मैदान में उतरे प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच बुधवार को पूरी हो गई। 2 दिन तक चली जांच में प्रदेश में 202 नामांकन अलग अलग कारणों से निरस्त कर दिए गए हैं। इनमें महापौर के 2 अध्यक्ष के 32 और पार्षद सभासद के 168 नामांकन शामिल हैं। जांच में 6238 नामांकन पर सही पाए गए। वीरवार को नाम वापसी के बाद मैदान में डटे प्रत्याशियों की वास्तविक संख्या सामने आएगी। बता दें कि प्रत्याशियों को 3 जनवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त कर दिए जाने पर भी सियासत जारी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर प्रत्याशियों के पर्चे खारिज करने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी ने निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरा प्लान तैयार कर दिया है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही विधायकों और मंत्रियों को जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। पूरा चुनाव हम लोग मंत्रियों, विधायकों, पार्टी सबको कार्यकर्ता मानती है। केदारनाथ के चुनाव में सबका सहयोग लिया गया, इस चुनाव में सबका सहयोग लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री की सभाएं हमने प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में करनी है। बड़ी नगर पालिका में मुख्यमंत्री सभाएं होंगी। मेरा प्रत्यक्ष रूप से अनेकों स्थानों पर जाना होगा और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, सबको हम अलग अलग स्थानों पर उनके कार्यक्रम श्रृंखला बनाएंगे और कल से हमारा चुनाव का विधिवत शुभारंभ प्रारंभ हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार की शीतकालीन चारधाम यात्रा के प्रमोशन का असर बड़े स्तर पर दिखाई दे रहा है। क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर सेलिब्रेशन तक बड़ी संख्या में लोग शीतकालीन पड़ाव पर पहुंचे। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक ये सकारात्मक और बेहतर संकेत है, जो कि चारधाम यात्रा के साथ साथ चारधाम यात्रा के शीतकालीन पड़ाव पर भी पहली बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। महानिदेशक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जैसा अपेक्षित किया था, ठीक उसी के अनुरूप यात्री पहुंचे हैं, जो एक सकारात्मक संदेश है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहले भी इस संबंध में निर्णय लिए गए थे और सभी विभागों को निर्देशित किया गया था कि चारधाम यात्रा की तैयारियाँ किया जाए, वो चाहे सड़क से संबंधित है, स्वास्थ्य है, बिजली है और साथ ही साथ सूचना विभाग को भी निर्देशित किया गया था कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए कि जो देव डोलियाँ हैं आकर के जो देव स्थान है, जहाँ पर प्रवास करते हैं, उनके बारे में लोगों को बताया जाए ताकि आकर के लोग जो तीर्थयात्री हैं उसका दर्शन लाभ उठाएँ। तो वहीं नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर अल्मोड़ा में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। यहां बीजेपी द्वारा बागी उम्मीदवार मनोज वर्मा के नामांकन वापस लेने से चुनावी मुकाबला रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस अपने बागी अमन अंसारी को बैठने में नाकाम रही। 26,000 मतदाता वाले नगर निगम में मुस्लिम समुदाय के लगभग 4,000 मतदाता है, जो हार जीत का बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। तो वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष का दावा है और भी कई लोग भाजपा में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 4,000 मतों से चुनाव जीत रही है। जनता पार्टी जो अल्मोड़ा नगर निगम अभी नया घोषित हुआ है, इस नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो हमको प्रत्याशी दिया गया है, वो सरल, सहज और प्रत्येक अल्मोड़ा के जनमानस को जानता है और उसकी सहजता को भी सब लोग जानते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि हम इस बार अल्मोड़ा नगर निगम में 4,000 से भी अधिक वोटों से जीतेंगे। सारे लोग जो भी बागी उम्मीदवार था, मुझे ऐसा लगता है कि 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, उसमें शायद शाम तक 3 ही प्रत्याशी रह जाएंगे। तो वहीं नगर पालिका बड़कोट में नाम वापसी के अंतिम दिन भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी कृष्ण राणा ने बीजेपी प्रत्याशी अतुल रावत को समर्थन दिया है। तो वहीं समर्थन देने के साथ ही उन्होंने अपने नामांकन को भी वापस ले लिया है। कृष्ण राणा ने कहा कि पार्टी हाईकमान के आदेश पर उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। तो वहीं बीजेपी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अतुल रावत ने कृष्ण राणा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा संगठन एक है और आगे भी एक रहेगा। हम जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उन्होंने कपिल देव रावत के नामांकन रद्द होने का खंडन करते हुए कहा कि इससे मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। कपिल रावत जी ने बातचीत की है और उनका नामांकन रद्द हुआ। उन्होंने 2 शब्दों का प्रयोग किया
कि अतुल रावत के बारे में आप जानते हैं कि उसके क्या कृत्य हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये बात सत्य है कि जनता मेरे कार्यों के बारे में जानती है। कपिल रावत जी को ये आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बोली भाषा का प्रयोग सोच समझ के करना, डिफेमेशन का मुकदमा भी होता है और यदि आप किसी के खिलाफ मनमाने तरीके से बातचीत करोगे तो निश्चित रूप से आपको आगे झेलनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आप सब पत्रकारों का धन्यवाद करती हूँ। मैंने अपना नामांकन निर्दलीय कराया था और क्योंकि मुझे मेरी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इसलिए मैंने अपना नामांकन निर्दलीय कराया। फिर भी मुझे प्रदेश नेतृत्व का निर्देशन है कि आप पार्टी के लिए काम करो और सभी कार्यकर्ताओं का निर्देशन है मुझे। मैं संगठन की हूँ, मेरे लिए संगठन सर्वोपरि है। मैं संगठन के लिए तन मन से काम करूंगी। ये अतुल सिंह रावत जी 2022 के बाद ही भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और उससे पहले कपिल देव रावत ने मुझे मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, जिसका बदला मैंने कल लिया है। मुझे पुलिस प्रशासन द्वारा धमकाया गया, थाने में मुझे 4 घंटे बैठाया गया, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई उसने, जिसके कारण मैंने 2022 से ही कागज समेटने शुरू कर दिए थे। अतुल रावत का इसमें कोई दोष नहीं है। वो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आए, हमारे परिवार में आए, इसलिए उनका भी स्वागत किया उनका। चमोली में निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की तैयारियां जोरों पर है। थराली नगर पंचायत के चुनाव के लिए अध्यक्ष पद पर भाजपा से सुमन देवी, कांग्रेस से सुनीता रावत समेत निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति देवी और देवराड़ा वार्ड से अध्यक्ष पद पर गोविंदा देवी ने नामांकन कराया था, लेकिन नाम वापसी के दिन देवराड़ा वार्ड से निर्दलीय कैंडिडेट गोविंदी देवी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो वहीं देवराड़ा वार्ड से सभासद पद के दोनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। यहां सभासद पद के लिए कांग्रेस से सीमा देवी और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अनीता देवी मैदान में थी, लेकिन दोनों के प्रत्याशियों के नामांकन वापस लेने के बाद देवराड़ा वार्ड में सभासद पद पर अब कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं है। वहीं प्रत्याशी के नाम वापस लेने के पीछे की वजह को चुनाव का बहिष्कार बताया गया है। जब हमारे गांव में वोट ही नहीं होंगी तो हम नामांकन इसलिए हमने वापस कर लिया। हम गांव के साथ हैं, जहां जो हमारी गांव कहेगी हम वही करेंगे। गांव वालों का एक ही कहना है, जब तक हमारा गांव वापस नहीं होगा तो गांव में कोई वोट नहीं होंगे। अगर प्रशासन वार्ता करने आएगा तो क्या तो हम यही कहेंगे, भाई गांव नहीं तो वोट नहीं। सबसे पहले आप सबको, मीडिया वालों को मेरा नमस्कार है। और जैसे कि हमारे एक कारण था कि नामांकन हमने ले लिया है, ऐसे मतलब ऐसे ही समझो आप। अब हमारे गांव वाले की यही कहना था कि हमें बहिष्कार ही करना है, इस कारण हमने अपना नामांकन वापस ले लिया। बाकी हमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई भी वो नहीं है सर। हमें अब बहिष्कार का ऐलान क्या फैसला है? जी सर, हमारा बहिष्कार ही रहेगा। तो सर हमारा बहिष्कार ही रहेगा, मतलब हमारे समस्त ग्रामवासियों को कहना यही है कि हमें बहिष्कार करना है, तो हमें बहिष्कार ही करना है। तो वहीं हरिद्वार, रुड़की और लक्सर होकर चलने वाली कई ट्रेनें अलग अलग तिथियों में रद्द रहेंगी। रेलवे ने बालामऊ स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के चलते 1 जनवरी से 19 फरवरी तक 50 दिन का मेगा ब्लॉक लिया, जिसके चलते कुछ ट्रेनों के रूट बदल दिए गए, जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है। इसके साथ ही कोहरे का भी रेल यात्रा पर भारी असर पड़ा है। दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक कोहरे के कारण 30 ट्रेनें पहले ही रद्द की जा चुकी हैं। देहरादून की सड़कों पर जल्दी 250 नए सीएनजी ऑटो दौड़ेंगे। परमिट के लिए आवेदन करने वाले लोगों का परिवहन विभाग ने ऑटो खरीदने की मंजूरी दे दी है। दून में कई साल से ऑटो के परमिट बंद थे। सीएनजी ऑटो चलने से दून में वाहन प्रदूषण भी कम होगा। देहरादून के साथ ही हरिद्वार और ऋषिकेश में नए सीएनजी ऑटो चलाने का निर्णय लिया गया। हरिद्वार में ऑटो के 300 और ऋषिकेश में 150 परमिट दिए जाने हैं। ऑटो का परमिट कॉन्टैक्ट कैरेज होता है, जो शहर की केंद्र बिंदु यानी कि घंटा घर से 25 किलोमीटर के दायरे में चलाया जा सकता है। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि नए लोगों को भी रोजगार मिलेगा।
देहरादून के अंदर है, एक तो एनजीटी ने भी हमें निर्देशित किया हुआ है कि जो ये डीजल से संचालित वाहन है, चाहे वो पुरानी बसेस हो, चाहे वो 500 के लगभग विक्रम हो, या ऐसे लगभग 2500 ऑटो हो जो डीजल से चल रहे हैं, इनको परिवर्तित किया जाए सीएनजी के अंतर्गत। इसके अलावा जो भारी क्षेत्र हैं, आरटीए ने इस पर भी निर्णय लिया गया, भारी क्षेत्र हैं जहां पर कि कोई भी आने जाने की सुविधा प्रॉपर उपलब्ध नहीं है, वहां के बेरोजगार लोगों को ऑटो का परमिट दिया जाए और वो लोग सीएनजी के माध्यम से ऑटो का संचालन कर सकें। और इसके अलावा हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि संभाग के जो भी क्षेत्र हैं जहां पर कि परिवहन की सेवाएं कम हैं, वहां पर हमने परमिट खोले हैं, जैसे रुड़की हुआ, हरिद्वार हुआ और ऋषिकेश। तो वहीं उत्तराखंड में पूरे साल भर चारधाम यात्रा संचालित करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने कई सकारात्मक कदम उठाए। वर्तमान में प्रदेश में शीतकालीन चारधाम यात्रा जारी है। यहां पर आने वाले सभी तीर्थों को संभव सुविधा करने के लिए कमेटी के लिए तैयार है। शीतकालीन किसी तरह की असुविधा न हो, सरकार और प्रशासन का पूरा फोकस है। यही वजह है कि शीतकाल के दौरान भी काफी संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। तो बता दें, पूरे साल यात्रा करवाने की कोशिश में सरकार नजर आ रही है। सरकार की ओर से तैयारियां की जा चुकी हैं। बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा कर रहे हैं पर्यटकों को कोई भी परेशानी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में सभी व्यवस्थाएं वहां के प्रशासन की ओर से देखा जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें, शीतकाल के दौरान तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इस पर सरकार और प्रशासन का पूरा फोकस है। यही वजह है कि शीतकाल के दौरान भी काफी संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी मजबूती मिल रही है। दे देंगे, आप इसको व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे तो लोगों को राहत मिलेगी। लोग चारधाम यात्रा में आते हैं, सर्दी के कारण या रास्ता बंद होने के कारण या और कई प्रकार से आपदा के किसी प्रभाव के कारण उनके कार्यक्रम में कोई व्यवधान न हो। अगर कोई व्यवधान होता है तो इसको हम सुनिश्चित करेंगे कि उनकी परेशानी दूर हो सके, इस दिशा में काम किया जा रहा है। वर्तमान में शीतकालीन यात्रा के सभी रास्ते खुले हुए हैं और जो मुख्य हमारे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पे बर्फबारी हो रही है, लोग पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और सभी रास्ते खुले हुए, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। पुलिस शहर से लेकर देहात तक ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। वहीं कोतवाली, ज्वालापुर, थाना कनखल और थाना सिटकुल समेत कई इलाकों में पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध चाइनीज मांझा जब्त किया है। पुलिस ने ज्वालापुर में 150 पेटी मांझा बरामद करके 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया। तो वहीं कनखल और सिटकुल में 1 पेटी और 40 बंडल मांझा जब्त करके आरोपियों पर कार्रवाई की है। इसके साथ ही नगर क्षेत्र में 2 लोगों का चालान भी किया गया है। तो पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की तरफ से चाइनीज मांझे को लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, शहर से देहात तक पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। पुलिस दुकानों में पहुंच रही है और जहां भी चाइनीज मांझा देखा जा रहा है तो उसे तुरंत जब्त किया जा रहा है और कार्रवाई भी की जा रही है जो चाइनीज मांझा बेच रहा है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, ये तस्वीरें हैं पुलिस की ओर से जो अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह जाकर पुलिस छापेमारी कर रही है। हरिद्वार की कनखल थाना क्षेत्र में बुलेट सवार युवक की चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से मौत के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। इस हादसे के बाद से मांझा बेचने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट के मुताबिक नगर निगम और थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, अगर क्षेत्र में कोई भी चाइनीज मांझा बेचता है और बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही अगर चाइनीज मांझा बनाने का काम हो रहा है तो ऐसी जगहों की पहचान करके उनके खिलाफ भी कानूनी कदम उठाए जाएं। प्रशासन ने जनता से भी अपील की है कि वे इस खतरनाक मांझे के इस्तेमाल से बचें। साथ ही अगर कहीं चाइनीज मांझा बिकता हुआ या बनता हुआ दिखे तो इसकी सूचना तत्काल प्रभाव से प्रशासन को दी जाए। इसमें चाइनीज मांझे के बारे में मुझे शिकायत मिली है। अभी 2-3 दिन पहले भी शिकायत मिली थी, तो इसके क्रम में मैंने समस्त जो हमारे जो नगर निगम हरिद्वार है और जितने भी हमारे SHO और SO हैं यहाँ पे, उनको कार्रवाई के लिए मैंने पत्र लिखा था और आज मुझे पुनः शिकायत मिली है। तो इसमें पुनः सारे SHO, SO और नगर निगम को इसमें कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जा रहा है और साथ ही इसमें मेरे द्वारा नगर निगम और
पुलिस से दूरभाष पर भी वार्ता की गई है और उनको तत्काल इसमें कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं कोहरे की घनी चादर में लिपटने से हरिद्वार का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोहरे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण गाड़ियां धीमी गति से चल रही हैं, जिससे यातायात बाधित हो गया है। ठंड बढ़ने से लोग घरों में दुबके रहने को मजबूर हैं, जबकि सुबह और रात के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कोहरे का असर जारी रहने की संभावना जताई है। तो वहीं प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी है। तो वहीं लक्सर भी अवैध शराब के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। आबकारी विभाग ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध देशी शराब और संबंधित सामग्री बरामद की है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि घर में अवैध रूप से देशी शराब का निर्माण और स्टॉक किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान शराब बनाने और बेचने से संबंधित सामान बरामद किया गया है। तो वहीं आबकारी विभाग ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान के तहत हरिद्वार पुलिस ने नशा मुक्ति की दिशा में बड़ी कामयाबी पाई। थाना बहादुराबाद पुलिस ने ग्रामवासियों के सहयोग से भौरी गांव को कच्ची शराब और अन्य नशे से पूरी तरीके से मुक्त कर दिया है। पुलिस द्वारा पिछले कई महीनों से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था, साथ ही नशा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही थी। तो वहीं नए साल पर ग्रामवासियों ने इस उपलब्धि पर पुलिस के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया। ग्रामवासियों ने थाना बहादुराबाद पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए उनके अथक प्रयासों की सराहना भी की है। रुड़की में नाबालिग से अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर झबरेड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने का आरोप है। तो वहीं पुलिस ने नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। बता दें कि मामले में झबरेड़ा पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना भी की जा रही है। वहीं उत्तराखंड की यूसीसी लागू करने वाले पहले राज्य बनने पर भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए सीएम धामी को धन्यवाद देता हूं। यूसीसी और एक राष्ट्र एक चुनाव जैसी कई पहल देश को विकसित भारत की ओर ले जा सकती है। बता दें कि सीएम धामी ने दिसंबर 2024 के अंत में बयान दिया था कि 2025 के जनवरी महीने में यूसीसी बनकर तैयार हो जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने प्राथमिकता पे जो उत्तराखंड की भी मांग है और देश की मांग है कि यूसीसी लागू होनी चाहिए। देश के विकास के अंदर अनेक योजनाएं, ऐसी योजनाएं जो देश के विकास में रोड़ा बन रही थी, उसमें जो प्राथमिकता से कदम उठाए गए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन है, यूसीसी है, ऐसे अनेक काम, सीसीए है, सभी पे प्राथमिकता पे जो कदम उठाए गए, मुझे लगता है देश विकसित भारत में एक अच्छी योजना के तहत हम आगे बढ़ सकते हैं। होगा, पूरे देश में भी लागू होना चाहिए। अब उसको हमारा केंद्रीय दल है, केंद्रीय नेता है, वो सब विचार करेंगे उस पर। और उत्तराखंड के में आज तक किसी ने कोई विरोध भी नहीं किया है, सबने प्राथमिकता पे उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे लगता है देश। खबर हरिद्वार से है, जहां पंजाब में किसान आंदोलन का लक्सर की ट्रेनों पर भी असर दिख रहा है। लक्सर जंक्शन से होकर गुजरने वाली देहरादून अमृतसर एक्सप्रेस 2 जनवरी से 8 जनवरी तक रद्द रहेगी। पंजाब में किसानों की ओर से ट्रेन की पटरियां ब्लॉक करने की चेतावनी देने के बाद देहरादून से अमृतसर जाने वाली ट्रेन 7 दिनों के लिए रद्द कर दी गई है। इसे लेकर मुरादाबाद मंडल उत्तर रेलवे की ओर से आदेश जारी किया गया है। ऐसे में सहारनपुर, अंबाला, हरियाणा, पंजाब जाने वाले यात्रियों को परेशानी बढ़ सकती है।
तो वहीं रुड़की में नाबालिग से अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर झबरेड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने का आरोप है। तो वहीं पुलिस ने नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। बता दें कि मामले में झबरेड़ा पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना भी की जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। तो वहीं प्रशासन ने ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं। ठंड को लेकर क्या कुछ अपडेट है, देखिए खास रिपोर्ट में। मैदानी इलाकों में कोहरे का अलर्ट जारी। प्रशासन ने की रैन बसेरे और अलाव की तैयारी। कई क्षेत्रों में हिमस्खलन की चेतावनी। कोहरा और बर्फबारी में भी पहुंच रहे सैलानी। उत्तराखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घना कोहरा छाने को लेकर येलो अलर्ट दिया है। हालांकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मैदानी इलाकों में कोहरा छाने से रात के समय में ठंड ज्यादा परेशान कर सकती है। हालांकि दिन के समय में धूप खिलने से ठंड से थोड़ी राहत रहेगी, लेकिन पर्वतीय इलाकों में शीतलहर चलने से दुश्वारियां बढ़ सकती हैं। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में छाएगा कोहरा। मैदानी इलाकों में भी होगा ठंड का पहरा। दिन में धूप निकलने से मिलेगी राहत। शीतलहर में बर्फ से ढके रहेंगे पर्वत। तो वहीं आंकड़ों पर नजर डालें तो सोमवार को दून का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक के साथ 21.1 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री अधिक के साथ 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ पंतनगर का अधिकतम तापमान दिन में 5 डिग्री की कमी के साथ 15.5 और न्यूनतम 8 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 13 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि तापमान बढ़ने के साथ ही प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू की हैं। आज मौसम में आए बदलाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को रैन बसेरों से लेकर अलाव तक की भी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। शीतकाल में क्योंकि हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं और बाहर से आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए जगह जगह पर अलाव जलाए जाएं, कंबल का वितरण जहां हो सकता है नए लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को किया जाए। साथ में सड़कें इत्यादि जो बंद हो जाती हैं बीच में कहीं बर्फबारी के कारण से उसको खोलने की तत्काल व्यवस्था हो। बिजली की और पानी की इसका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवाया जाए। दवाइयाँ हैं, भोजन है, सड़कों की स्थिति को ठीक किया जाए, जहाँ पर सड़कें टूटी हैं उनको ठीक किया जाए। और साथ ही साथ शीतकाल यात्रा भी जो हमारी चल रही है उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। पिछले सालों के मुकाबले इस साल आने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है और ये हमारी एक अच्छी शुरुआत हो गई है, बड़े उत्साहजनक रहा है। और 2024 के साल में अनेक सारी उपलब्धियाँ राज्य को मिली हैं, राज्यवासियों को मिली हैं और अब 25वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो 25वां साल हमारा और उपलब्धियों भरा हो, क्योंकि ये हमारा रजत जयंती वर्ष भी है, तो सभी विभाग उस दिशा में काम कर रहे हैं। राज्य में ठंड को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। हालांकि ठंड के चलते सामान्य जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।